गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाल बिंदल स्वागत करता हूं आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज महाविद्यालय पीलीभंगा में। देखो भी आज अपने क्लास ले रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर और अपनी जैसे कल मैं अपना सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ और आज अपने अपनी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। देखो भी स्थूल निकाय क्या होते हैं, अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अपने पास फिजिक्स में दो अवस्थाएं होती हैं। स्थूल निकायों की बात करें, स्थूल निकाय होते हैं वे निकाय जिनके अंदर सारे प्रकार के आपके अणु परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे आपके अणु हो गया, परमाणु हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गए। ये सभी प्रकार के आपके जो कण है, ये सभी प्रकार के कणों से मिलकर जो बड़ा निकाय होता है वो क्या कहलाता है? आपका स्थूल निकाय, मैक्रो स्टेट। ये होता है मैक्रो स्टेट। देखो स्थूल, अपने बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्थूल निकाय चीज क्या होती है? स्थूल निकाय होते हैं आपके अणु, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि सबको अगर अपने एक साथ मिला लिया, एक साथ बात की जाए तो वो पूरा सभी से मिलकर बना जो निकाय है, जो आपकी अवस्था है, वो क्या कहलाती है? स्थूल निकाय कहते हैं, मैक्रो स्टेट कहते हैं। अब इन स्थूल निकायों को अध्ययन करने की दो विधियां होती है। दो विधियां कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ऊष्मागतिक विधि, ऊष्मागतिक विधि, और दूसरी होती है सांख्यिकी विधि। इसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स मेथड, उसे कहते हैं इंग्लिश में स्टैटिकल मेथड। देखो अब अपने स्थूल निकाय की बात करें। स्थूल निकाय अणु, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि को सभी को मिला के बनाया गया जो निकाय होता है वो स्थूल निकाय कहलाता है। स्थूल निकाय को अध्ययन करने की दो विधियां होती है, एक ऊष्मागतिक विधि और सांख्यिकी विधि। यही अपने इस पेपर के पार्ट में एक तो आपकी ऊष्मागतिक विधियों से रिलेटेड पोर्शन होता है, एक सांख्यिकी विधि से रिलेटेड पोर्शन होता है। देखो भी सांख्यिकी विधि में अपने इन अणु, परमाणु, इन स्थूल निकायों का अध्ययन कैसे करते हैं। यदि अपने अणुओं के आंतरिक संरचनाओं की बात करें, आंतरिक गुणों की बात करें, आंतरिक गुणों का अध्ययन करें, आंतरिक गुण जैसे आंतरिक गुणों की बात करें, आंतरिक गुण जैसे आपके की आप वर्ग मध्यमूल मान की बात करें, वर्ग मध्यमूल मान, आप इनके वेग की बात करें, आप इनके आणविक वेगों की बात करें, आप इनके वितरण फंक्शन की बात करें, वितरण फलन की बात करें, तो ये तो सब किसकी विधियों में? आंतरिक गुणों में शामिल किया जाता है। यदि अपने इन स्थूल निकायों के आंतरिक गुणों के आधार पर इनका वर्णन करें, इनके वर्ग मध्यमूल मान, इनका वेग, इनके आणविक वेग, वितरण फल आदि की बात करें तो ये जो विधि होगी वो सांख्यिकी विधि कहलाएगी। कौन से? आंतरिक गुण जैसे वर्ग मध्यमूल मान, वेग, आंतरिक वेग, वितरण फल आदि। यदि इन गुणों के आधार पर इनकी बात की जाए, इनकी स्थूल निकायों की, तो वो विधि क्या कहलाती है? इनका वर्णन किया जाए, इनका विस्तार किया जाए तो इन्हें क्या कहते हैं? सांख्यिकी विधि कहते हैं। जबकि इसके विपरीत ऊष्मागतिक विधि वह कहलाती है जिनके इनके बाह्य गुणों के आधार पर इनका वर्णन किया जाए, बाह्य गुणों के आधार पर वर्णन। बाह्य गुण के आधार पर वर्णन किया जाए वो विधि क्या कहलाती है? ऊष्मागतिक विधि कहलाती है। देखो ऊष्मागतिक विधियां अब कौन सी होती है? ऊष्मागतिक विधियां जिन जो बाह्य गुणों के आधार पर वर्णन किया जाए। और बाह्य गुण कौन से होते हैं? बाह्य गुण होते हैं उनके ताप, आयतन, चाल, आदि के गुणों के आधार पर जो वर्णन किए जाते हैं, जो व्याख्यान किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? उनके बाह्य गुण। उस विधि को कहते हैं अपने ऊष्मागतिक विधि कहते हैं। और उस ऊष्मागतिक दाब, ताप, आयतन, चाल आदि के आधार पर इनको अलग करना, इन स्थूल निकायों की व्याख्या करना, इनकी जो व्याख्या की जाती है वो क्या कहलाती है? अपनी क्या कहलाती है? ऊष्मागतिक विधि कहलाती है।
ठीक है, आगे बात समझ में आपको समझ आ गया होगा स्थूल निकाय क्या होता है। स्थूल निकाय के अंदर उनको कितने प्रकार से अध्ययन किया जाता है। एक होती है ऊष्मागतिक विधि, एक सांख्यिकी विधि। सांख्यिकी विधि उसे कहते हैं जो आपके वर्ग, मध्य मूल, मान, वेग, आणविक वेग, वितरण फल आदि मतलब इनके आंतरिक गुणों के आधार पर जिनकी व्याख्या की स्थूल निकायों की व्याख्या की जाती है तो वो तो सांख्यिकी विधि कहलाती है। जबकि अगर अपने उनके बाह्य गुणों के आधार पर उन स्थूल निकायों का वर्णन करें, उनकी व्याख्या करें तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मागतिक। स्थूल बाह्य गुणों में कौन कौन जाते हैं, उनके दाब, मतलब आपका कोई निकाय है उसके दाब के बारे में, ताप के बारे में, आयतन के बारे में, चार आदि गुणों के आधार पर उनकी व्याख्या की जाए तो वो क्या कहलाते हैं, आपके ऊष्मागतिक विधि कहलाती है। अब हम बात करते हैं स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्रोस्टेट की अन्योन्य क्रियाएं। देखो भी स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है। देखो भाई अब पार्टिफिकेशन फंक्शन आपका कैसे, कोई अपने अन्योन्य क्रिया की बात करते हैं, कोई आपका एक निकाय है, ठीक है, दो अपने बात करते हैं, कोई आपके निकाय, कोई आपकी अवस्था है ए और कोई आपका दूसरा है ए डैश। ये दो आपके निकाय, ये दो निकाय मिलकर एक आपका बड़ा विलगित निकाय बनाते हैं ए स्टार। अपन इनकी बात करते हैं। तो कोई निकाय आपका ए है, निकाय ए, और कोई निकाय आपका ए डैश है, निकाय ए डैश। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक विलगित निकाय ए स्टार बनाते हैं। देखो भी कैसे, कोई आपका निकाय मैंने ए ले लिया और कोई ए डैश ले लिया, अब इन्हें क्या कर दिया अपनों ने पास पास स्थित कर दिया ए और ए डैश। ये दोनों मिलकर एक बड़ा निकाय क्या बनाते हैं, आपका ए स्टार बनाते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, विलगित निकाय है। ये विलगित निकाय, देखो विलगित निकाय से यहाँ क्या आशय है, विलगित निकाय से आशय है जो कि बाह्य वातावरण से क्या हो, आपका अलग हो, जो कि आपके बाह्य वातावरण से अलग हो, वो कैसा निकाय कहलाता है, विलगित निकाय। मतलब वो ना तो बाह्य प्रवेश से ऊष्मा ले सकता है जबकि ना ही ले सकता है। जबकि ए और ए डैश क्या कर सकते हैं, आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऐसे ए और ए डैश की बात करते हैं। मान लो ए डैश की जो प्रारंभिक एनर्जी क्या है, प्रारंभिक एनर्जी मतलब आपकी प्रारंभिक ऊर्जा, वो जब क्या है, ए और ए डैश आपस में नहीं संबद्ध नहीं है तब उनकी मान लो ऊर्जा ई आई तथा ए की बाद की ऊर्जा क्या है, ई एफ है। इसी प्रकार आवा क्या है, एक निकाय ए डैश और ए डैश, और इसकी जो मैंने प्रारंभिक ऊर्जा मान ली, जब क्या है ये प्रारंभिक ई आई डैश और तथा अंत में ऊर्जा उसकी ई एफ डैश है, ई एफ डैश है। अब जब ये दोनों क्या है आपस में संबद्ध हुए, इन्होंने आपस में अन्योन्य क्रियाएं की, फिर इसका जो कुल ऊर्जा, इस जो विलगित निकाय है इसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखो भाई प्रारंभ में जब ये दोनों थे तो ई आई प्लस ई आई डैश होगी दोनों की ऊर्जा, ठीक है, परंतु अन्योन्य क्रिया करके जो होगी उनकी क्रियाएं क्या होगी, ई एफ ऊर्जा क्या होगी, ई एफ प्लस ई एफ डैश। मतलब दोनों की जो प्रारंभिक ऊर्जा और कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अपने इसको कह सकते हैं डेल ई आई और ये हो सकता है डेल ई एफ। अर्थात ये अब क्या आ जाएंगे, दोनों साम्यावस्था में आ जाएंगे। यही क्या है स्थूल निकायों में अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाओं का मतलब यही है कि जो आपके दो निकाय दिए हुए हैं ए और ओ डैश, वो क्या है आपस में ए विलगित निकाय ए डैश से अन्योन्य क्रियाएं करके अपनी ऊर्जाओं का क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे। इनकी मैंने शुरुआत में ऊर्जा ए आई और अन्योन्य करने के बाद ई एफ, ऐसे इसी की ई आई डैश अन्योन्य करने के बाद ई एफ डैश, वो टोटल एनर्जी आपस में साम्यावस्था में आ जाएंगे और ई डेल ई आई बराबर क्या होगा, डेल ई एफ के बराबर होगा। ठीक है, यही आपकी क्या थी, अन्योन्य क्रियाएं थी। कल अपने कर पढ़ेंगे इसमें ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं क्या होती है। ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रिया, ऊष्मारोधी अन्योन्य क्रिया, और रोधोष्म अन्योन्य क्रिया। ऊष्मागतिक का प्रथम नियम, सब इनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।